रात के घने अंधेरे में एक ऊंट थार के रेगिस्तान में काफी तेजी से भारतीय सीमा की तरफ भागता हुआ आ रहा था। साथ ही उस ऊंट के ऊपर बैठा हुआ एक शख्स बार बार पीछे की तरफ पलटकर यह देख रहा था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। और इस दौरान वो ये भरपूर कोशिश कर रहा था कि वो ऊंट को जितना हो सके उतना तेज स्पीड में दौड़ाते हुए जल्दी से जल्दी भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाए, क्योंकि उसके मन में इस बात का डर था कि कहीं कोई उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ न ले। लेकिन तभी उसका ये डर यकीन में बदल जाता है। उसने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे को चीरती हुई दो जीपों की हेडलाइट्स उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थीं। उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया, सांसें बेकाबू हो गईं। उन्होंने मुझे देख लिया। उसने अपने दांत भींच लिए। उसने ऊंट की लगाम कसकर पकड़ ली। चल, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन इरादा नहीं। ऊंट पूरी ताकत से भाग रहा था। रेत उड़ रही थी, हवा चेहरे पर थपेड़े मार रही थी और हर कदम के साथ जिंदगी और मौत का फासला तय हो रहा था। उसके कानों में अब सिर्फ दो आवाज़ें थीं, एक उसके दिल की धड़कन और दूसरी पीछे से आती जीपों के इंजन की धड़ज। हर गुजरते सेकंड के साथ उनके बीच की दूरी कम होती जा रही थी और तभी धाएं, गोली की आवाज़ गूंजी। रेगिस्तान की खामोशी एक झटके में टूट गई। अगले ही पल ऊंट का शरीर झटका खाकर आगे झुका। उसके पैर लड़खड़ाए और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, उसके मुंह से चीख निकली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसका शरीर रेत पर घिसटता हुआ एक ढलान से नीचे तक चला गया। कुछ पल के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। उसने तुरंत पीछे देखा। जीपें अब बहुत करीब थीं। उनकी हेडलाइट्स उसकी आंखों में चुभ रही थीं। समय उसके हाथों से फिसल रहा था। वो दर्द से कराहते हुए उठा, घुटनों के बल बैठ गया और तेजी से अपनी जेब में हाथ डाला। एक छोटी सी धातु की डिब्बी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून, जैसे वो जानता हो मेरा काम पूरा हो चुका है। वो तेजी से रेत खोदने लगा। उसकी उंगलियां रेत में धंसती जा रही थीं। नाखूनों के नीचे मिट्टी भर गई, हथेलियां छिल गईं, लेकिन वो रुका नहीं। कुछ ही सेकंड में एक छोटा गड्ढा बन गया। उसने डिब्बी उसमें डाल दी और जल्दी जल्दी उसे रेत से ढक दिया। फिर उसने उस जगह को एक पल के लिए देखा, जैसे वो उस जगह को अपने दिमाग में हमेशा के लिए बसा रहा हो। अब कोई इसे नहीं ढूंढ पाएगा, उसने धीमे से कहा। तभी जीपों की आवाज़ बिल्कुल पास आ गई। दो जीपें आकर उसके सामने रुकीं। दरवाजे खुले और उनमें से पाकिस्तानी रेंजर्स उतरते हुए दिखाई दिए। पकड़ लो इसे, आदेश गूंजा। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ से सैनिक उस पर टूट पड़े। किसी ने उसका हाथ पकड़ा, किसी ने उसे जमीन पर दबा दिया। उसने कोई विरोध नहीं किया। वो बस शांत रहा, जैसे वो जानता हो अब जो होना था वो हो चुका है। उसकी तलाशी ली गई, उसके कपड़े टटोले गए, जेबें खाली करवाई गईं। फिर ऊंट के ऊपर लटकी बोरियों को खोला गया, लेकिन उनमें सिर्फ नमक और सूखे मेवे थे। कुछ भी ऐसा नहीं जो उसे जासूस साबित कर सके। सैनिकों के चेहरे पर गुस्सा और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। कुछ नहीं मिला, एक जवान बोला, लेकिन तभी उनकी नज़र उस शख्स के चेहरे पर पड़ी। वो मुस्कुरा रहा था, हल्की लेकिन साफ मुस्कान, जैसे वो अंदर ही अंदर जीत चुका हो। एक रेंजर भड़क गया। हंस क्यों रहा है? उसने राइफल का बट उठाया और उसके सिर पर जोर से मार दिया। अगले ही पल वो शख्स बेहोश होकर रेत में गिर पड़ा। उसका नाम था हनीफ खान, लेकिन उसकी कहानी यहीं से शुरू नहीं होती, बल्कि कई साल पहले शुरू होती है। साल 1965। भारत और पाकिस्तान के बीच एक भीषण जंग हो चुकी थी। जंग खत्म हो गई थी, लेकिन दुश्मनी नहीं। सीमा पर शांति थी, लेकिन वो शांति तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। भारत जानता था पाकिस्तान इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वो फिर से हमला करेगा, और इस बार पहले से ज्यादा तैयारी के साथ। इसीलिए भारत ने फैसला किया, अब दुश्मन की हर चाल पहले से जाननी होगी, और इसके लिए जरूरी था दुश्मन की जमीन पर अपने लोग, जासूस। साल 1968 के आसपास भारतीय खुफिया एजेंसी की नींव रखी गई, और इसके साथ ही ऐसे लोगों की तलाश शुरू हुई जो दुश्मन के इलाके में रहकर जानकारी ला सकें। इसी तलाश में उनकी नज़र पड़ी जैसलमेर बॉर्डर के उन व्यापारियों पर जो ऊंटों के जरिए भारत से पाकिस्तान जाते थे और वहां से सामान लेकर वापस आते थे। उनमें से एक था हनीफ खान। हनीफ एक साधारण इंसान, ना ज्यादा पढ़ा लिखा, ना कोई खास पहचान, बस कुछ ऊंट और मसालों का छोटा सा व्यापार। वो भारत से मसाले लेकर सिंध जाता, वहां बेचता और वापस आ जाता। उसकी जिंदगी सीधी थी, लेकिन आसान नहीं। कर्ज बढ़ता जा रहा था, कमाई घटती जा रही थी, लोग पैसे मांगने घर तक आने लगे थे। रात को वो सो नहीं पाता था, बस आसमान को देखता और सोचता कि क्या कभी मेरी जिंदगी बदलेगी।
इसी दौरान एक दिन उसकी जिंदगी ने करवट ली। वो अपने ऊंटों के पास बैठा था, तभी दो आदमी उसके पास आए। साधारण कपड़े लेकिन नजरें तेज। तुम हनीफ हो? हाँ। तुम पाकिस्तान जाते हो? हाँ, व्यापार के लिए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक ने धीरे से कहा, अगर वही काम देश के लिए करना पड़े तो? हनीफ चुप हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो समझ गया ये लोग आम नहीं हैं। क्या करना होगा? उसने धीरे से पूछा। बस देखना है और याद रखना है, कहाँ फौज की हलचल है, कहाँ ट्रक जा रहे हैं, कहाँ नए कैंप बन रहे हैं, और वापस आकर हमें बताना है। हनीफ कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने पूछा, अगर पकड़ा गया तो? कुछ पल की खामोशी, फिर जवाब आया, तो देश के लिए मरोगे। ये सुनकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसी पल उसे अपना कर्ज याद आया, अपनी मजबूरी याद आई, और फिर उसे आर्थिक मदद का भरोसा दिया गया। तुम्हारे परिवार का ख्याल रखा जाएगा। कुछ दिनों की सोच विचार के बाद हनीफ ने हाँ कर दी। उस दिन से वो सिर्फ एक व्यापारी नहीं रहा, वो एक जासूस बन गया। शुरुआत आसान नहीं थी। उसे ट्रेनिंग दी गई, कैसे बात करनी है, कैसे शक से बचना है, कैसे हर चीज़ को याद रखना है। उसे सख्त हिदायत दी गई कि कुछ भी लिखना मत, सब कुछ दिमाग में रखना। और हनीफ ने वही किया। धीरे धीरे उसने काम शुरू किया। वो पाकिस्तान जाता, मसाले बेचता, लोगों से मिलता और हर चीज़ पर नज़र रखता। कहाँ फौज बढ़ रही है, कहाँ ट्रकों की आवाजाही है, कहाँ नए कैंप बन रहे हैं, वो सब कुछ अपने दिमाग में बसा लेता और भारत लौटकर सारी जानकारी दे देता। कई महीने बीत गए, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हर राज ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं रहता। पाकिस्तान में हलचल शुरू हो गई। उनकी योजनाएं बार बार फेल हो रही थीं। कोई था जो जानकारी लीक कर रहा था। जांच शुरू हुई। सादा कपड़ों में एजेंट हर जगह फैल गए और यहीं से हनीफ की मुश्किलें शुरू हो गईं। एक दिन वो एक घर में मसाले बेच रहा था। बातों बातों में उसने कह दिया कि मैं सरहद के उस पार से आया हूँ। उसे नहीं पता था कि ये बात एक रिटायर्ड पाकिस्तानी मेजर सुन रहा है। उसकी नज़रें तेज थीं। बस यहीं से शक शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद हनीफ की नज़र एक बड़े आर्मी कैंप पर पड़ी। वहाँ कुछ बड़ा चल रहा था। दिन रात ट्रकों की आवाजाही, हथियारों का जमावड़ा, रात में तेज़ रोशनी। वो समझ गया यहाँ कोई बड़ी तैयारी हो रही है। वो धीरे धीरे उस इलाके में जाने लगा, बस्ती में मसाले बेचने के बहाने, लेकिन असल में वो नज़र रख रहा था। और यही उसकी दूसरी गलती थी। तीसरी गलती सबसे बड़ी, उसने जानकारी लिख ली कोड में, एक छोटे से कागज़ पर, और उसे एक डिब्बी में रख लिया। उसे लगा इतनी सारी बातें याद नहीं रहेंगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। एक शाम वो कैंप के पास खड़ा था, तभी एक सैनिक ने उसे देख लिया। कौन हो तुम? राइफल उसकी तरफ तान दी गई। हनीफ के चेहरे का रंग उड़ गया और बिना सोचे वो ऊंट पर बैठा और भाग पड़ा। बस यहीं से सब खत्म हो गया। और फिर वही पीछा, वही दौड़, वही गोलियां जो आपने शुरुआत में देखा। लेकिन हकीकत ये थी, हनीफ अपना काम पूरा कर चुका था। डिब्बी रेत में दबी हुई थी और उसी में था असली राज। उसे पकड़ लिया गया, अंधेरे कमरे में ले जाया गया, हाथ बांध दिए गए। कौन हो तुम? चुप्पी। किसके लिए काम करते हो? कोई जवाब नहीं। थप्पड़, मारपीट, लेकिन हनीफ चुप रहा। दिन गुजरते गए, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, डिब्बी। उधर भारत में जब वो वापस नहीं लौटा तो समझ आ गया कि वो पकड़ा जा चुका है, लेकिन उम्मीद बाकी थी। कुछ दिनों बाद रेगिस्तान में एक अजीब सी गंध फैली। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और फिर मिला उसका मरा हुआ ऊंट और उसके पास रेत में दबी हुई वो डिब्बी। डिब्बी निकाली गई, खोली गई, अंदर कोडेड मैसेज था। जब उसे डिकोड किया गया तो सब कुछ साफ हो गया। फौजी ठिकानों की लोकेशन, हथियारों के भंडार, सैन्य गतिविधियां, सब कुछ। कुछ समय बाद जब 1971 की जंग हुई तो यही जानकारी भारत के काम आई। कई ठिकाने पहले से ही पहचान लिए गए थे और युद्ध का रुख बदल गया। लेकिन हनीफ कभी वापस नहीं आया। ना कोई खबर, ना कोई निशान। शायद वो आज भी कहीं कैद हो, या शायद वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। रेगिस्तान आज भी वहीं है, हवा आज भी वैसे ही चलती है, लेकिन उस रेत के नीचे कहीं एक कहानी दबी हुई है, एक ऐसे इंसान की जिसने बिना नाम के सब कुछ दे दिया। हनीफ खान, एक गुमनाम। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अनसुनी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही 2D एनिमेशन वाली शानदार स्टोरीज लेकर आते रहेंगे। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है।